नमस्कार साथियों। आज हम बीए भाग सेकंड के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के बीए भाग सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में उपकल्पना की चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे इससे पहले की वीडियो में आपसे उपकल्पना क्या है, उपकल्पना क्या सामान्य अर्थ है, परिभाषा, विशेषता, इसके प्रकार और इसके स्रोतों पर चर्चा की। अब मैं आपसे आज चर्चा करूंगा कि उपकल्पना के क्या गुण, महत्व हैं और इसके क्या दोष, सीमाएं हैं। जहाँ तक महत्व का प्रश्न है तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी कि उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान की रीढ़ की हड्डी है। हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि किसी भी घटना के बहुत से एंगल होते हैं, उनमें से हम कुछ पे ही अपने आप को केंद्रित करते हैं। तो ये उपकल्पना का काम यही है कि ये अनुसंधानकर्ता को अध्ययन विषय पे, समस्या पे केंद्रित रखती है, उसे भटकने से रोकती है। तो हम क्रमवार इसके महत्वों पे चर्चा करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्यों को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर सकते हैं। प्राकल्पनाएं हमें ये बताती है कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का नहीं, कौन से तथ्य हमारे अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, सार्थक हैं और कौन से निरर्थक या नहीं। दूसरा और महत्वपूर्ण है उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है। प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ले जाती है। तीसरा है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। प्राकल्पना के आधार पर हम जानबूझकर अपने विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा है लुंडबर्ग ने। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित दिशा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। अतः यह आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए। अगली और खास बात है कि अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जाता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट है तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस कार्य में प्राकल्पना सहायक होती है। नेक्स्ट और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पना सत्य है अथवा असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है।
जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता। और अंतिम और महत्वपूर्ण इसका महत्व है कि सिद्धांत के निर्माण में सहायक। इसी संदर्भ में टी.एच. मान का एक महत्वपूर्ण कथन है कि प्राकल्पना तथ्यों एवं सिद्धांतों के बीच की कड़ी है। गोपाल कहते हैं इसी के संदर्भ में कि एक सिद्धांत तथा प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा पे अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से विकसित होते हैं। प्राकल्पना के महत्व या गुणों की चर्चा के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे कि प्राकल्पना की क्या क्या सीमाएं हैं, दोष हैं, कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। लेकिन हम परीक्षा में या हम बोलचाल में ये हानि और कमियां बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लिखें प्लीज़ तो हमें सीमाएं शब्द ही लिखना चाहिए, लिमिटेशंस, क्योंकि समाजशास्त्री शब्दावली का हमें विशेष ख्याल रखना है। तो अब बात करेंगे हम प्राकल्पना की सीमाएं, लिमिटेशंस। इसकी पहली सीमा है कि प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। दूसरी और महत्वपूर्ण कमी है प्राकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं व्यर्थ सिद्ध होते हैं। तीसरी कमी है विशिष्ट अभिरुचियां तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय को चुनता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक होता है। मान लीजिए मुझे किसी जाति, धर्म, प्रथा, परंपरा, क्षेत्र आदि के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है या दुराग्रह है, और फिर मैं उसी क्षेत्र का चयन कर लूँ और फिर मैं जब अध्ययन करने जाऊँगा तो मित्रों, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की कि मूलतः प्राकल्पना तो क्या है, हमारे मस्तिष्क के जो विचार हैं वही तो हैं। अब जब मेरे मस्तिष्क में किसी चीज़ को लेके पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, तो मैं वस्तुनिष्ठ सत्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ अध्ययन, वास्तविक अध्ययन नहीं कर पाऊँगा। और जब वस्तुनिष्ठ तथ्यों का संकलन नहीं होगा तो हमें पता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के अभाव में वस्तुनिष्ठ सिद्धांत और निष्कर्ष भी नहीं निकाले जा सकते। इसलिए प्लीज़ हमें इन सब दुराग्रहों को, आग्रहों को मस्तिष्क से, मन से बाहर निकाल के घटना जिस रूप में घटित हो रही है हमें उसका उसी रूप से अध्ययन और विश्लेषण करना है। और इसकी अंतिम खास बात है, अंतिम खास इसकी जो कमी है वो ये है कि अनुसंधानकर्ता का प्रतिष्ठा का बिंदु। कई बार अनुसंधानकर्ता रिसर्च करते करते अपने आप को क्या मान लेता है कि मैं जो चीज़ें करता हूँ वो तो पूरी तरह से सही होती है, और वो उसे अब अपनी प्रेस्टीज से, प्रतिष्ठा से जोड़ लेता है कि जब मैंने कह दिया, जब मैंने ये मान लिया तो प्रश्न ही नहीं है कि निष्कर्ष कोई इधर उधर हो जाए। यानी वो अपनी प्रतिष्ठा का बिंदु मान के अध्ययन क्षेत्र में जाता है। फिर तथ्यों के साथ फिर क्या करेगा ऐसी स्थिति में व्यक्ति? तोड़ मरोड़ करेगा। क्यों? उसका ईगो हर्ट होगा। उसकी बात के असत्य सिद्ध होते ही उसका ईगो हर्ट होता है, इसलिए वो तथ्यों के साथ क्या करेगा? तोड़ मरोड़ करेगा, वास्तविकता का मूल्यांकन नहीं करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा घातक एक तथ्य है, एक घातक बिंदु है, जो कि अनुसंधान की पूरी दिशा को ही मोड़ देता है और वास्तविक अध्ययन के आधार पर हम कहीं और कहीं चले जाते हैं। एक काल्पनिक अध्ययन और एक सूचनाओं का ऐसा पुलंदा ले आते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेन देन ही नहीं है। इसलिए
प्रतिष्ठा जैसी बिंदु को हमें कभी भी शामिल करना नहीं चाहिए। यानी अनुसंधानकर्ता का प्रतिष्ठा का बिंदु, कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य के पहुंचने में बाधक होती है। तो मित्रों, हमने इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे कालखंड में हमने उपकल्पना के समग्र तथ्यों की बारी बारी से क्रमवार विस्तार पूर्वक चर्चा की, जहां मैंने आपको उपकल्पना क्या है, उपकल्पना का क्या सामान्य अर्थ है, सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में उपकल्पना कहाँ इसकी हम चर्चा आती है, उपकल्पना की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या स्रोत हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, सारे बिंदुओं की हमने क्रमवार चर्चा कर ली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, न केवल अनुसंधान की दृष्टि से वरन हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हर बार पर्चे में इसके 1, 2, 3 प्रश्न आते हैं। तो आप गहनतापूर्वक मेरे इन वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों तक बात पहुंचाएं और आपकी कोई जिज्ञासा समस्या है उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। और पुनः आपके स्वस्थ जीवन की, मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं। आप सरकार की जो समय समय पर गाइडलाइंस आ रही है कोरोना को लेकर, उनकी पालना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।